हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक और वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 11 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी एसएससी से जुड़े सभी एग्जाम्स यानी कि CGL प्री और मेन, CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, GD दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और मैं पहली अटेम्प्ट में यानी कि CGL 19 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। ऑल इंडिया रैंक था मेरा 1115। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की 15 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये वीडियो मिला के 3 वीडियो और बची है आपकी। आज हम कंप्लीट कर लेंगे CHSL 2020 के क्वेश्चन। 24 मई से आपके एग्जाम है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको CGL 2019, CGL 2020, CPO 2019, CPO 2020, CHSL 2019 के क्वेश्चंस करा चुका हूँ और कुछ चैप्टर करा चुका हूँ आपको। सब कुछ जो भी मैंने आज तक कराया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। और अब CHSL 2020 के क्वेश्चन हमारे आज खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग CGL 2021 के प्री के क्वेश्चंस करेंगे। इतनी देर में हमारे पास CHSL 2021 के प्री के क्वेश्चंस की आ जाएगी। तो फिर हम उसके बाद CHSL 2021 के क्वेश्चंस करेंगे और फिर CGL 2018, 19, 20 के मेंस के क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। और ये सब कुछ हम CGL 2021 के मेंस से पहले कर लेंगे। तो जो भी बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है, मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप 18, 19, 20 2018, 2019, 2020 जब से TCS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू किया है, आप प्री मेंस CPO, CHSL, CGL सब के क्वेश्चन जो है एक बार लगा के जाएं, सेट सब के कंप्लीट करके जाएं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और मैंने रिजल्ट आने पे एक फैमिली रिएक्शन का वीडियो बनाया था, अभी आपको आई बटन पे दिख जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद वो ज़रूर देखें। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, एक बार चैनल पर जाकर कंटेंट ज़रूर देख लेना। आपको बहुत काम की चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। आपको सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट और क्वेश्चंस कराए जाते हैं मैथ्स के, इससे फालतू कोई बात यहाँ पर होती नहीं है, ठीक है। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो, एक बार ज़रूर कंटेंट को गो थ्रू हो जाना, ठीक है ना। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोट में भी आपका तैयारी कर रहा हूँ, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ, जो भी रिलेटेड स्टूडेंट है उससे वो वीडियो मिस ना हो। और जल्द ही मैं आपके सामने CGL 2019 का स्कोर कार्ड प्लस अपने चैनल का रिपोर्ट कार्ड का एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो वो ज़रूर देखना गाइस। और ये हमारे कुछ लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फेसबुक पेज लाइक कर देना, ताकि आपको जो भी कमीशन की तरफ से हमें नोटिफिकेशन मिलती है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर तो जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF भी डाल देता हूँ। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मैथमेटिक्स फ्री में कोर्स भी यहाँ पे करा रहा हूँ। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हमारे होते हैं और प्रीवियस ईयर सेट तो हम यहाँ पे करते ही हैं। 19-20 में मैंने CPO, CHSL, CGL कराया, पर 2021 से SSC जिस भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा करेगा वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कराया करूँगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में बोला है, ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। हाफ वर्क मतलब आधा काम जो है X 20 डेज में कर लेता है। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन में। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आधा काम जो है 20 दिन। तो एक यानी कि पूरा काम जो है 40 दिन में कर देगा X। और Y जो है 1/5 काम जो है Y 10 दिन में कर देता है। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 50 दिन में। तो मतलब अब हमें ये पता चल गया क्या कि X किसी काम को अगर करने में 40 दिन लेता है, तो उसी काम को करने में Y जो है वो 50 दिन लेता है। तो हमारे पास X और Y का टोटल टाइम आ गया। आपको बोला है क्या कि X स्टार्टेड द वर्क, X ने काम स्टार्ट करना शुरू किया और 8 दिन के बाद X चला गया। आपने देखा पूरा काम जो है 40 दिन में करता है, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा? आपने देखा पूरा काम जो है 40 दिन में करता है, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा? 1/5। टोटल काम में से अगर मैं 1/5, टोटल काम कितना होता है? अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, टोटल कितना होता है? 1 में से 1/5 गया तो कितना रह गया? 4/5। तो आपने देखा कि 1/5
5 काम हो गया तो काम बचा कितना, 4/5। वाई जो है पूरे काम को करता है 50 दिन में, मतलब पूरा मतलब एक काम को करता है 50 दिन में, तो 4/5 काम को वाई जो है कितने दिन में कर देगा। आपने देखा 4/5 काम जो है वाई कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में। आपको बोला गया है क्या कि देन वाई टू कवर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम, दोनों के द्वारा जो दिन लिए गए टोटल, वो बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो गया। आपने देखा एक्स ने कितने दिन लिए 8, वाई ने कितने दिन लिए 40, तो टोटल काम को ख़त्म करने में उन दोनों के द्वारा कितने दिन लिए गए 48 डेज। यही आपसे पूछा गया था और ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि इस तरीके से भी आप क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आपको बोला है हाउ मैनी ब्रिक ईच मेजरिंग 64 सेंटीमीटर इंटू दिस विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल मेजरिंग इतना। तो वॉल की मेजरमेंट आपको दी हुई है। वॉल की मेजरमेंट आपको पता है कि वॉल में एक अगर दीवार बनाते हैं तो उसमें कई पत्थर लगते हैं, कई ब्रिक्स लगती हैं उसके अंदर। ठीक है, ईंट बोलते हैं जिसको, कई ईंटें लगती हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि कितनी ईंटें लगेंगी। तो आपने देखा क्या कि आपने मान लिया कि नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड जो है आपने n मान लिया। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड जो है वो आपने n मान लिया। ठीक है, आप इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है, क्योंकि एक ब्रिक का वॉल्यूम ये आ गया और जितनी हमें ब्रिक्स चाहिए दीवार बनाने के लिए, तो उनका जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, n इंटू WB। ठीक है, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल के। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉल। और एक और चीज़ आपको पता होगी कि जब भी ये क्रॉस में आपको पता है ब्रिक जो होता है या वॉल जो होती है वो क्यूबर्ड फॉर्म में होती है, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मेजरमेंट होता है। ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो आपको पता है जो वॉल बनेगी वो कुछ ईंट से बन के बनेगी। तो आपको पता है कि एक ईंट का वॉल्यूम जितना होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपने नेट कर ली n, तो टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा वॉल का वो नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक आपके पास हो जाएगा। तो आपने देखा n की वैल्यू कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना, आपने देखा ये सेंटीमीटर में, तो आप मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो। ठीक है, और फिर आपने देखा 64 और ये सेंटीमीटर, तो आपने 1125 लिख लिया 11.25 की जगह, और न्यूमरेटर में आपने 100 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो आपने देखा कि ये जो है ये जाएगा आपका 50 पे, और 5 जो है इसको 225 पे काटेगा, 225 इसको काट गया। ठीक है ना, फिर आपने देखा ये 8 पे गया, और 8 जो है 1000 को 125 पे काटेगा। ठीक है, तो आपने देखा 125, यहाँ 0 नहीं बची, यहाँ नहीं बची, 1 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, तो 3 0, तो 1,25,000 ईंट आपको चाहिए दीवार बनाने के लिए। ठीक है ना, आपको बोला है एक OS सेंट्रोइड RP मीडियन है ट्रायंगल RST की। तो RST एक ट्रायंगल है जिसमें RP जो है वो मीडियन है। आपको पता है मीडियन क्या होता है कि एक वर्टिसेस से अगर हम सामने वाली लाइन के, मतलब एक वर्टिसेस से सामने वाली साइड के अगर मिड पॉइंट पे एक लाइन बनाते हैं तो उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियन पे एक सेंट्रोइड होता है। ठीक है ना, मीडियन पे एक सेंट्रोइड होता है। सेंट्रोइड जो है वो O आपको गिवन है। आपको बोला है P जो पॉइंट है ST पे आपको RO की वैल्यू बतानी है। आपको पता है कि सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब RO रेशो OP जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2:1। तो आपने देखा RO और OP को जोड़ के बनता क्या है, RP। तो रेशो को जोड़ो तो कितना आ रहा है 3, और इन दोनों को जोड़ोगे तो RP की लेंथ आपको इक्वेशन में कितनी दी है 24, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। आपको बताना है RO बताओ, RO की वैल्यू कितनी है रेशो में 2, तो 1 की वैल्यू 8, तो 2 की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो मतलब हुआ कुछ नहीं, सिर्फ 24 जो लेंथ थी उसको 2:1 में तोड़ा है। ठीक है ना, तो अगर आपको OP पूछता तो आप 8 बता देते, RO पूछा तो आपने 16 बता दिया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में बोला मार्क प्राइस आपको गिवन है, आपको बोला कि इतना डिस्काउंट दिया और इतना प्रॉफिट दिया। पहले तो आप यहाँ से देखकर ये समझ गए चीज़ इतनी इक्वेशन से कि मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट % होता है। ठीक है, तो आपने देखा मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी 660, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, प्रॉफिट कितना है 10। तो आपने देखा प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो 10 है,
और डिस्काउंट की जो वैल्यू है कितनी है 20, तो आपने देखा ये कितना हो गया 80। तो आपने देखा ये 6 पे गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80 × 6 कितना 480। अब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास 480। आपको बोला गया है क्या कि अगर वो 470 पे बेचता है तो उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ कितना हुआ। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस बड़ा, सेलिंग प्राइस छोटा, यानी कि लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ 480 में से 470 गए कितना 10। लॉस निकालते किस में कॉस्ट प्राइस पे, तो 10 बाई 480। तो आपने देखा 1/48 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 2.08%, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही आसान है। आपने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर कर दिया इस इक्वेशन का बोथ साइड। तो आपने देखा कि चलो लिख ही देता हूँ मैं, स्क्वायरिंग क्या लिखनी है आपने। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो आपने देखा कि 9x² + 25y² और 3x 5y और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो आपने देखा 2 × 6 = 30, 30xy हो गया 196। xy की वैल्यू है कितनी आपके पास 6, तो ये कितना हो गया 196 - 30 × 6, जो कि 180 हो गया। तो 196 में से 180 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा आपके पास। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये मैंने अभी तक 2019 में और 2020 में पहली बार ये क्वेश्चन देखा। और क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मज़ेदार है और कंपटीशन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। हर किसी से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखो ध्यान से करना है क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में एक अप्रोच की ज़रूरत है। देखो कैसे लगाएंगे, आपको बोला गया है पहले कि इफ़ अ नंबर मान लिया आपने n, उसको डिवाइड किया अगर 3 से, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है 2। मतलब जो नंबर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि 3x + 2 है ना, जिसमें x जो है वो कोशेंट हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि अब जो है, क्योंकि आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। सबको पता है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और ये होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट, ये होता है डिविडेंड, और नीचे जो आता है वो आता है रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ सबको पता होगी। अब जो ये x कोशेंट आया ना, अब आपको इस कोशेंट को 7 से डिवाइड करना है, तब आपका रिमाइंडर जो है वो 5 आएगा। ठीक है, मतलब एक और नया कोशेंट तैयार होने वाला है। ठीक है ना, तो अब देखो इसको करेंगे कैसे। आपको क्या करना है, आपने देखा पहले एक इक्वेशन आपको दी है, फिर एक और आपको इक्वेशन दिया, मतलब इस क्वेश्चन में आपको 2 केस गिवन है। ठीक है ना, आपको 2 केस गिवन है। तो पहले ना बाद वाला केस सॉल्व करेंगे, हमेशा जो है पहले ना बाद वाला केस सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है ये जो अगेन व्हेन द कोशेंट इज डिवाइडेड बाय, मतलब कोशेंट से जब आप एक और कोशेंट बनाएंगे ना, तो मतलब लास्ट कोशेंट जो होगा, ठीक है, लास्ट कोशेंट आपने जो है वाई लेट कर लिया। ठीक है, तो आपने देखा कि जो फर्स्ट कोशेंट है, फर्स्ट कोशेंट को आप एक्स लेट कर लो, है ना, फर्स्ट कोशेंट को आप क्या करो एक्स लेट कर लो। तो आपने देखा कि फर्स्ट कोशेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपको पता है ये जो है अब की बार क्या हो जाने वाला है, आपका डिविडेंड हो जाने वाला है। तो इसको जो है आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो 7 हो गया डिवाइजर और इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये लास्ट कोशेंट है और ये फर्स्ट कोशेंट है, जो कि सेकंड वाली केस में, मतलब अगेन वाले केस में आपको जो है डिविडेंड बनाना है। ठीक है ना, मतलब इसको डिवाइड करना है, जैसे व्हेन द कोशेंट, तो ये फर्स्ट वाला कोशेंट है जिसको 7 से डिवाइड किया गया। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, x की वैल्यू आपने निकाल ली पहले, तो लास्ट कोशेंट के हिसाब से कि x की वैल्यू जो है वो 7y + 5 हो जाएगी। ठीक है ना, अब जो इनिशियल नंबर था उसको n मान लो। ठीक है, n की जो वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, आपने देखा n की जो वैल्यू होगी, अब आपको किससे डिवाइड करना है, 3 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करना है। पहला क्वेश्चन आपने किसको माना, x को, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपने देखा x की वैल्यू जो है वो कितनी थी, 7y + 5।
ठीक है, तो आपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब आपने देखा 21y और यहाँ पे 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो अब आपको बोला गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन ओरिजिनल नंबर मतलब कौन सा n वाला। ठीक है, अब इस नंबर को क्या हो रहा है, आपको 21 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको n/21 करना है, तो आपने n/21 किया तो यहाँ भी n/21, राइट हैंड साइड भी आपको 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने देखा 21y डिवाइड बाई 21 तो एग्जैक्टली जाएगा, बचा क्या रिमाइंडर आपके पास 17, तो 17 जो है आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे क्या कि अगर मैं कॉसे को 0 बना दूँ तो आपको पता है जब कॉस 0 हो तो साइन कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो 3 × 1 कितना 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए जो है 90 डिग्री है, ए जो है 90 डिग्री है, तो 3 साइन 90 कितना 1 और कॉस 90 कितना 0, 0 का स्क्वायर कर दोगे तो 0 ही आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 + 0 - 3 कितना हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपसे पूछा है क्या कि कॉट ए कितना 90 डिग्री, बिल्कुल सही वैल्यू आपने मानी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो कॉट 90 कितना होता है 0 होता है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपको स्क्वायर वाली टर्म रखनी है, कांस्टेंट आप कहीं भी रख दो, और राइट हैंड साइड में जो है वो ए बी सी की टर्म रहनी चाहिए और 2 जो है ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। तो अंदर क्या हो गया 4a 4b 4c। ठीक है, आपने देखा a² b² c², तीनों के कोफिशिएंट जो है 1 है, तो आपने देखा a की वैल्यू जो है वो a का कोफिशिएंट, b की वैल्यू b का कोफिशिएंट, c की वैल्यू c का कोफिशिएंट, मतलब a की वैल्यू भी 4, b की वैल्यू भी 4, c की वैल्यू भी 4 हो गई आपके पास। तो आपने देखा कि क्यूब रूट पूछा है 4 का क्यूब -4 का क्यूब +4 का क्यूब, तो आपने देखा क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब यानी कि 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला 9 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है फ्रॉम द सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला है कोड पे जिसकी लेंथ है कॉर्ड की कितनी 24। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता है क्या कि सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे कॉर्ड पे तो कॉर्ड जो है 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, और आपको बोला है कि परपेंडिकुलर जो डाला है उसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। आपसे बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल बताओ, आपको पता है 90 डिग्री की ट्राइंगल बन गई, 9 12 जो है परपेंडिकुलर और बेस हो गए, तो 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, तो 15 क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को चाहे तो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा में सारे इक्वेशन को अगर आप रख दोगे, सारी वैल्यू को अगर आप रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा में पूरी सेक थीटा को भी आप कॉस थीटा, कोसेक थीटा को साइन थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा में अगर आप चेंज कर दोगे आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप थीटा की वैल्यू लेट भी कर सकते थे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया, थीटा की वैल्यू नहीं लेट की, इसमें थीटा की वैल्यू मैं लेट करता हूँ, आपने सॉल्व करके अपने आप देखेंगे। इसको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा सेक 60 कितना होता है, सेक 60 होता है 2, कोसेक 60 कितना होता है 2/√3 और 2 + tan 60 कितना √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और cot 60 कितना होता है 1/√3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3। तो आपने देखा न्यूमरेटर में कितना हो गया 4/√3 और यहाँ पे कितना 5 और 3 पंजे 15 और 1 16/3 आ जाएगा ना। तो आपने देखा कि ये तो गया 4 पे और ये गया √3 पे, तो सॉल्व करके आपके पास कितना आ गया √3/4। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 60 रखोगे तो यहाँ से आएगा आपका 4/√3, तो 4/√3 आ गया, आपको √3/4 चाहिए। तो आपको पता है सेक थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपने थीटा की वैल्यू यहाँ 60 रखी तो √3/2 × 1/2, तो कितना आ जाएगा √3/4। अगर आप यहाँ रख के देखो तो आपने देखा कॉस थीटा कितना होता है 60 में 1/2 और कोसेक थीटा कितना होगा 60 पे 2/√3, तो यहाँ से 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ से जो है आपका, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सेक थीटा को आप कॉस थीटा में चेंज करोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan 60 कितना हो जाएगा √3। ठीक है, तो आपने देखा कि कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा एक्सेप्ट डी।
अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। कराने का मकसद क्या है कि आप ये जान सको कि जब भी 2x माइनस 3 आ जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मतलब जब भी आपको बोला जाए कि 2x माइनस 3 या कुछ भी आपको ऐसी टर्म दे दे जिसमें आपको लगे कि यार अगर मैं x नहीं निकाल पाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप x निकालें। मतलब ऐसा ही दिया होगा 2x माइनस 3, 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 9x माइनस कुछ ऐसा। जनरली तो 2x आएगा, आगे कुछ भी दे दे आपको कांस्टेंट में, पर वो कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मौज है, वो कुछ भी कर सकता है उस चीज़ में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको एक बार तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है और एक बार x माइनस 1/x की वैल्यू। फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 1/x से 1/x जाएगा तो 2x बचेगा आपके पास, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे करेंगे। आपने देखा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की आपको वैल्यू गिवन है कितनी, 47। आपको पता है कि मैं दोनों साइड दो ऐड करूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर कितना आ गया क्या, 49 49 जो होता है वो किसका होता है, 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर गया तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7। अगर आपको x प्लस 1/x बनाना तो आपको +2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आपके कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखो कि मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में अगर मैं -2 करता, सिर्फ किस लिए कि मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखते 7 माइनस 2 कितना हो जाता, 5। तो लेफ्ट हैंड साइड जो बनता आपके पास वो क्या बनता, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या हो जाता, 5। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती, √5 आ जाती। तो आपने देखा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3, और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी, √5। अगर आप दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो आप देखते हो 2x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, √3 प्लस 5। फिर आपने देखा 2x 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो आपके पास बचा कितना, √5। तो आपने देखा आपको इसका स्क्वायर पूछा है तो इसके स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5। 5 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है एरिया आपको दे दिया, आपको बोला है कि PR निकालना है। देखो आपको पता है कि PR अगर निकलेगा तो वो निकलेगा कहाँ से, BC से। तो BC बाय PR जो होगा वो अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। तो आपने देखा अंडर रूट ऑफ 4/9 और BC की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 10। तो आपने देखा इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 2/5, सॉरी 2/3 आएगा ना, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन। तो PR की जो वैल्यू होगी वो 3 × 5 यानी कि 15 आ जाएगी। अब ये देखो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस 63 कितना हो जाएगा, cos 27। तो आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपने देखा cos थीटा जो है वो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 66 कितना हो जाएगा, साइन 24। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर 24। यहाँ से भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपने देखा साइन थीटा जो है वो cos 90 माइनस थीटा। तो 90 में से अगर मैं 21 घटा दूँ तो cos कितना आ जाएगा, 69। cos 69 इंटू cos 69 कितना हो जाएगा, cos 69 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 69 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती कितनी है, 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि बस जो है कवर करती है 360 किलोमीटर डिस्टेंस 6 आवर में। आपको बोला है कि अगर वो अपनी स्पीड के 1/4 हिस्से पे चले तो उसको कितना टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो आपने देखा कि स्पीड का जो रेशियो है इनिशियल और फाइनल का क्या रेशियो आ जाएगा। आपने देखा स्पीड जितनी पहले चल रहा था, मान लो पहले जो है स्पीड 1 चल रहा था, अब उसका 1/4 चल रहा है, ठीक है। पहले आपने मान लिया कि लेट जो इनिशियल स्पीड वो ट्रेवल कर रहा था वो आपने 1 मान लिया। तो आपने देखा कि जब बाद में उसने ट्रेवल करना शुरू किया तो उसने 1/4, तो 1 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4। तो आपने देखा कि यार हम फ्रैक्शन में तो सॉल्व करते नहीं, तो हम फ्रैक्शन हटाएंगे तो आप देखते हो कि इनिशियल और फाइनल स्पीड का जो रेशियो आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 4 रेशियो 1। आपको पता है टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों बार आपने देखा सेम डिस्टेंस
और दोनों बार जो है आपको 360 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, सिमिलरली टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। तो आपने देखा कितना आ जाएगा 1:4। आपने देखा कि पहले उसको कितना टाइम लग रहा था, इनिशियली उसको 6 घंटे लग रहे थे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आपको बताना है कि हाउ मच मोर टाइम, आपसे ये नहीं पूछा कि अब कितना टाइम लग रहा है अगर स्पीड 1/4 होगी, आपको बोला है कि अब कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है पहले से। तो आपने देखा कि 1 की वैल्यू 6, तो आपने देखा पहले लग रहा था 1 टाइम, अब लग रहा है 4, तो आपने देखा कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 ज़्यादा लग रहा है। तो 1 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। अगर आपको बोलता है कि अब कितना टाइम लग रहा है तो 4 की वैल्यू आप निकाल देते हैं जो कि 24 आ जाती है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है P एक पॉइंट है जो कि सेंटर से 13 मीटर डिस्टेंस पे है, सेंटीमीटर सॉरी, ठीक है। और आपको बोला है 2 टेंजेंट ड्रॉ की हैं PQ और PR, ओके। और लेंथ जो है टेंजेंट की वो कितनी है 12, तो ये भी 12 हो गई। अब आपको पता है टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 बनाता है। फिर आप एक और चीज़ देख रहे हो क्या कि 5/13 का ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई। आपको बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया बताना है आपको PQOR का। आपने यहाँ पे देखा कि 12, 13, 5 मतलब PQO, अगर आप ट्रायंगल देखो तो साइड कितनी है 12, 5, 13। अगर PRO देखो तब भी 12, 5, 13। आपने देखा एक एक एंगल 90 डिग्री, और आपको पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। मतलब जो PQO का एरिया होगा वही एरिया PRO का होगा। तो आप बोल सकते हो क्या कि ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, ठीक है। POQ का जो एरिया होगा उसका 2 गुना जो है वो पूरी क्वाड्रिलेटरल PQOR का एरिया हो जाएगा आपके पास। तो आपने देखा 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना, ठीक है। तो आपने देखा 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से। आपको बोला डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर 7 years एंड ऑन द सेम अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल सेम है, तो आपको बोला है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12 साल और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 साल का जो डिफरेंस है वो कितना है 2500। आपको पता है हर साल जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो हर साल जो है वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आता है, और हर साल जो है सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल जो है इंटरेस्ट जो है सेम होता है, क्योंकि हर साल जो है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आना है, प्रिंसिपल जो होता है हर साल के लिए वो सेम होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो ब्याज आता है, ब्याज पे भी ब्याज आता है, तो हर साल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। तो आपने देखा कि आपको गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर जो आपके पास आ गया वो कितना 2500। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपको पता है सारे साल जितने भी साल होंगे हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो आपने देखा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया 500 आ गया। आपको बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। आपने देखा कि 500 जो है वो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना 500, प्रिंसिपल कितना निकालना है, रेट कितना 10, टाइम कितना 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 500 है। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल जो है वो 5000 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी आप देख सकते थे, क्या आप देखते क्या कि दोनों साल का मतलब 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 12 साल का सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2500 है, मतलब 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 2500 है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 500। अब 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कौन से ऑप्शन का जो है, ऑप्शन में क्या दिया आपको प्रिंसिपल, तो कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जिसका 10% 500 होगा, आपको पता है 5000 का 10% होता है 500, तो आप सीधा भी निकाल सकते थे बिना फॉर्मूला के, ठीक है। आपको बोला है क्या, आपको बोला है कि एक बैट्समैन ने अपने 13वें इनिंग में 97 रन बनाए, जिसके कारण उसका एवरेज जो है वो 5 इंक्रीज कर गया। आपने मान लिया कि 12 इनिंग तक, ठीक है, लेट एवरेज ऑफ 12 इनिंग, आपने मान लिया कि 12 इनिंग तक जो उसका एवरेज था वो आपने एक्स लेट कर लिया।
ठीक है। तो आपने देखा कि टोटल रन कितने स्कोर कर दिए, अगर एवरेज जो है वो x है और 12 इनिंग खेले हैं तो टोटल कितना स्कोर कर दिया 12 इंटू एक्स, ठीक है। 13वें इनिंग में कितना स्कोर किया 97, तो अब कितने इनिंग वो टोटल खेल चुका है 13, और एवरेज जो है वो कितना इंक्रीज कर गया, पहले जो था उससे 5 ज़्यादा हो गया, पहले कितना था x प्लस 5, तो 13x प्लस 65, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x प्लस 97, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी x की वैल्यू। आपको बोला है व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 13th इनिंग, तो 13th इनिंग के बाद जो एवरेज है वो 5 बढ़ जाएगा x से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 37। आपसे दो चीज़ें पूछ सकता था इस क्वेश्चन में, एक ये जो पूछी है कि 13वें इनिंग के बाद एवरेज बताओ, एक ये बोल देता आपको कि 13वें इनिंग से पहले जो एवरेज था यानी कि x की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता था। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है ना, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको बोला मोहन की इनकम जो है वो 40% ज़्यादा है शाम की इनकम से। अब आपने देखा कंपैरिजन किसके हिसाब से हो रहा है, शाम की इनकम के, तो आपने शाम की इनकम को 100 लेट कर लिया। मोहन की इनकम जो है वो कितनी ज़्यादा है 40% ज़्यादा, तो 100 से 40% ज़्यादा कितना हो गया 140। अब आपको बताना है कि शाम की जो इनकम है वो कितना कम है मोहन की इनकम से। आपने देखा शाम की जो इनकम है वो कितनी कम है 40 कम है, पूछी किस पे है मोहन की इनकम पे, इंटू 100%, तो आपने देखा 40 बाय 140, तो आपने देखा 20 पे अगर मैं काटूँ तो ये 2 पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा, तो 200 बाय 7 आ गया, ये होता है 28 सही 4/7%, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बोला है 2 नंबर जो है वो इस अनुपात में है, फिर क्या हुआ कि 12 दोनों नंबर में इंक्रीज हुआ और अनुपात जो है वो कितना आ गया 3:2। आपने देखा 7 से 3 हो गया रेशो, तो डिफरेंस कितने का 4 का, 4 से 2 हो गया, डिफरेंस कितने का 2 का, डिफरेंस इक्वल नहीं है, और हर नंबर में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सेम वैल्यू का हुआ है यानी कि 12-12, तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए था, है ना। जब दोनों नंबर में हमने बराबर इंक्रीमेंट किया कितना 12-12 का, तो डिफरेंस भी रेशो का सेम होना चाहिए था। रेशो का डिफरेंस है अलग अलग, तो पहले तो उसको सेम बनाओ, क्योंकि सेम इंक्रीमेंट हुआ दोनों नंबर में। सेम बनाने के लिए क्या करना है, नीचे वाले का डिफरेंस देखना, 3 और 2 का डिफरेंस कितना 1, 7 और 4 का डिफरेंस कितना 3, ऊपर वाले का डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले का डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने देखा 7:4 और 9:6, तो आपने देखा 4 से 6, 7 से 9, इंक्रीमेंट जो है वो अब बराबर हुआ है दोनों नंबर में, ठीक है। मान लो नंबर थे A भी, तो दोनों नंबर में इंक्रीमेंट बराबर हुआ है, रेशो में कितना 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी, इंक्रीमेंट किया कितना है 12, तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6। आपको बोला है सम ऑफ नंबर, अब इससे ना निकाल देना कि 9 और 6 का आप रेशो निकाल दो। आपको बोला है इफ़ अगर नंबर में 12 का इंक्रीमेंट किया जाए तो रेशो इतना हो जाएगा, ठीक है, अगर, ठीक है, कंडीशन दिया ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ओरिजिनली तो नंबर का रेशो जो है 7:4 ही है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपको बोला है सम ऑफ द नंबर, तो सम ऑफ रेशो कितना हो गया 7 और 4 कितना आ जाएगा 7 4 11, 1 की वैल्यू 6, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोला मैंने एन आर्टिकल फॉर ₹100 इतना, देयर इज़ अ लॉस इतना, और गेन करना है अगर 23% तो उसको इतने बेचना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस 100% मानो तो सेलिंग प्राइस पहली बार कितना हो गया 100% माइनस 27%, तो कितना 73%, 73% की वैल्यू दी हुई है कितनी, इतनी। 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास हो जाएगी, 1% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। आपको बताना है कि गेन कमाना है कितना 23%, कॉस्ट प्राइस कितना 100, गेन कमाना है 23, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 23%। 1% की वैल्यू अगर 6 है तो 23% की 123% की कितनी हो जाएगी, 123% की वैल्यू जो है वो 738 आपके पास आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोला है बाय व्हाट परसेंटेज इज़ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इन 2016, 17 एंड 18। तो एक्सपोर्ट आपने देखा ये 16, 17 और 18, तो आपने देखा 300 और 360 कितना हो गया 660, 660 में अगर आप 270 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 930। इसका एवरेज आपको बताना है, तो एवरेज कितना आ जाएगा 310। ये कितना कम है, प्रोडक्शन जो हुई है कितनी 2017 में, तो प्रोडक्शन जो हुई है वो 400 ही है, ये 400 से कितना कम है 90, 400 इंटू 100%, ठीक है, ये 4 हो गया, 4 जो है इसको 22.5 पे काट देगा एज इट इज़, ठीक है, तो 22.5% इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बोला व्हाट इज़ द रेशो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए मशीन इन 2018 एंड टाइप ई मशीन इन 2019, ठीक है, तो इसको जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास 120 आ गया।
टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी एंड टाइप डी इन 2016। तो 43 और 47 कितना हो जाएगा आपके पास 90। तो 120 और 90 का रेशो कितना हो जाएगा आपके पास 4:3। आपको बोला है इफ़ द इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटेड टू कितना 4.5 करोड़। तो आपने देखा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 7.5, 7.5 की वैल्यू कितनी हो गई 4.5 करोड़। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5 बाय 7.5 यानी कि कितना हो गया 3/5। अगर मैं इसको 1.5 पे काटूँ, आपको बताना है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट 10, टैक्सेस 5, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 20 और सैलरी कितना 25। तो आपने देखा 10 और 15, 10 और 5 15, 15 और 25 40, 40 और 20 कितना 60। तो 60 की आपको वैल्यू बतानी है। 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू अगर 3/5 है तो 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36। तो 36 करोड़ जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बोला है बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय कंपनी पी फ्रॉम द ईयर इतना। तो कंपनी पी कौन सा, ये वाला 2015 से 2019 की बात कर रहा। तो जोड़ो 80 70 150 और 120 और 80 कितना 200 और 100 300, 300 में 150 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 450। ये हो गया टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी 2015 से लेकर 2019 तक। फिर आपने देखा ना टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय कंपनी आर। कंपनी आर कौन सी, ये वाली 2015 से 2019 तक। तो ये हो गया 120, 220, 310 और 310 में अगर आप 65 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 375। तो ये बताना इससे कितनी ज़्यादा है। तो आपने देखा 450 में अगर मैं 375 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा 75 ज़्यादा है। पूछा किस पे, कंपनी आर का प्रोडक्शन 2015 से 2019 जो कि कितना है 375। ठीक है जी। तो आपने देखा ये तो इसको काट रहा है ना 750। ठीक है बिल्कुल काट दिया। तो 20% इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एक सर्टेन सम है मनी का, ठीक है, जो कि इतना अमाउंट हो गया, आपको वैल्यू ऑफ आर बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ना बहुत कर चुके हैं, हद कर चुके हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, यानी कि एक प्रिंसिपल है जो कि अमाउंट बन गया इतना 3 साल में। ठीक है, तो अमाउंट जो है 3 साल बाद इतना है, तो 3 साल बाद जो अमाउंट होना है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, है ना। क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम है। तो अगर अमाउंट आपने देखना है तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने साल का, 3 साल का। तो आपने देखा इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी गिवन है 9766। फिर आपने देखा कि 4.5 साल बाद जो अमाउंट है, ठीक है जी, वो कितना गिवन है आपको, वो गिवन है 10,849। तो आपने देखा ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट घटाऊंगा तो आप देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल जा रहा है। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो है 1.5 साल का, यानी कि 3/2 साल का जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 10849 में से 9766 घटा दो। तो आपने देखा इसकी जो वैल्यू है कितनी आ गई 1083। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपने देखा 361 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 722। तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके पास कितना आ गया 722। अब आप निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ तो 3 साल का निकाल लो तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। यहाँ 4.5 साल का, हमारे लिए 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना आसान है। तो आपने 722 में 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 2166। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर जो है वो कितना हो गया 2166। तो आपने देखा प्रिंसिपल जो है वो कितना हो जाएगा 9766। तो आपने देखा ये जो है आपका 8600 हो जाएगा। प्रिंसिपल जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 8600। ठीक है, अब आपको बताना है कि R% पे जो था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, R की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने देखा 1 साल का कितना 722, प्रिंसिपल कितना 8600, रेट कितना R, टाइम जो है 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 1 साल का ही सिंपल इंटरेस्ट है और आपने देखा R की जो वैल्यू होगी वो 722/86 हो जाएगी। एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, हो चुकी है। ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी। ठीक है, तो आपने देखा 7600 आ गया। सही है, तो ये 76, तो यहाँ पे 76 आ जाएगा। ठीक है ना,
तो आपने देखा 722 को जब आप डिवाइड करोगे 76 से तो आपका 9.5 आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9.5%, जो कि बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको मार्क प्राइस दे दिया, आपको लॉस बता दिया, आपको डिस्काउंट दे दिया, कॉस्ट प्राइस बताना। देखो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है। अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो मैं प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लिख देता हूँ, अगर लॉस की बात है तो माइनस लॉस परसेंटेज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपने देखा मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी 1360, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, लॉस कितना है 15%, से परसेंट काट देना, डिस्काउंट कितना दिया 25 का, तो ये कितना हो गया आपके पास 85/75, यानी कि 15 पे ये गया, ये 17 पे गया, और अगर मैं इसको काटूँ तो ये 80 पे गया। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 × 80 यानी कि 1200 रुपये आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। आप क्या करो, आपने जो है कॉट स्क्वायर थीटा को ना x मान लिया। ठीक है, तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है x² + x, और 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो आपने देखा कि ये जो है इसके जो है 2 फैक्टर बन जाएंगे, x - 2 सॉरी x + 2 बनेगा एक तो, और एक बनेगा x - 1। तो आपने देखा x की वैल्यू 1 और -2 2 पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने देखा कि कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1, तो थीटा कितना होता है जब कॉट थीटा 1 हो, थीटा 45 होता है। और कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो -2 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर अगर आप अंडर रूट डालोगे तो प्लस माइनस का साइन होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो थीटा की वैल्यू आपके 45 आगे पुट कर दो, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर नहीं करना, पावर करनी है 4, और यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो आपने देखा 2 × 1/4 + 1/2, तो आपने देखा 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक चीज़ हो सकती है इस क्वेश्चन में ना, आपने देखा कि 169 है, 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपको कुछ ना ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर, अगर आप इसे सोचो तो आपको पता है कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, मतलब एक नंबर इनमें से 5 होगा और एक नंबर 12 होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ए और बी जो है वो दोनों 0 से बड़े हैं, तो आपने क्या किया, आपने 2 नंबर देख लिए कि 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर हो सकता है 13 का स्क्वायर के इक्वल, तो ए और बी की वैल्यू में भी पॉसिबल है कि 12 और 5 हो। फिर आपने देखा a - b 7 है, तो 12 अगर a रखा, b अगर 5 रखा, तो 12 - 5 कितना होता है 7 होता है, मतलब a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू जो है वो 5 है इस इक्वेशन में। बात सिर्फ इतनी सी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर b की वैल्यू भी तो 12 हो सकती थी। भाई अगर आप b की वैल्यू 12 मानते तो a की वैल्यू 5 आती, 5 में से 12 घटाओगे तो -7 आपके पास आएगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो डिफाइन भी है ये चीज़ कि a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 5 आपके पास आएगी। ठीक है, तो आपने देखा 36 और 5 कितना हो गया आपके पास 41 हो गया। अब एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इस वाली का स्क्वायर करो, इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करो, आपके पास ए बी की वैल्यू आएगी, फिर उससे आप a + b की वैल्यू निकालना, वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, a + b की आ गई। अब a + b और a - b 2 इक्वेशंस आपके पास हो जाएंगी, तो a और b की आप वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई लॉन्ग मेथड से अगर चलना चाहे तो। अब ये 6 डिजिट नंबर है चारों ऑप्शन में, तो आपको बताना है एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 53 से, तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा चारों ऑप्शन पे, देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि 53 जो है वो प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर को आप सीधा ही डिवाइड करके देखना। आपको बोला है कि ए जो है 20% काम जो है ए 5 दिन में करता है, तो टोटल काम की जो वैल्यू है कितनी होगी 100%। ठीक है, टोटल वैल्यू जो होती है 100%। अगर 20% काम 5 दिन में करता है तो 100% काम कितना करेगा 25 दिन में, या फिर ऐसा कि 20% क्या होता है 1/5 काम अगर 5 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा 25 दिन में कर देगा। और बी जो है वो 1/3 काम जो है वो 5 दिन में करता है, तो पूरा काम जो है वो 15 दिन में कर देगा। ठीक है ना, तो आपने देखा कि ए और बी का टोटल टाइम दिया, आप टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपके पास 75, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया।
तो आपने देखा वन डे वर्क ऑफ ए इज़ 3, वन डे वर्क ऑफ बी इज़ 5। तो आपके पास ए का वन डे वर्क आ गया, मतलब एक दिन में जो ए काम करता है वो 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 5 काम करता है। आपको बोला गया दे बिगिन द वर्क टुगेदर, मतलब उन दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। एक दिन में कितना काम कर देता है? ए कर देता है 3 काम, बी कर देता है 5 काम, तो दोनों साथ में मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? 3 और 5 8, 3 दिन में कितना कर देंगे? 24। तो आपने देखा 24 काम हो गया, तो काम बचा कितना? 51 काम बचा। अब 51 काम करना जो है वो किसने करना है? आपने देखा बी तो लीव कर गया 3 दिन बाद, अब बचा कौन? ए। तो 51 काम कितने दिन में हो जाएगा? एक दिन में 3 काम करता है, 51 काम कितने दिन में कर देगा? 17 दिन में। 17 दिन ए अकेले ने काम किया, 3 दिन ए और बी दोनों ने काम किया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो लगे काम को कंप्लीट करने के लिए वो 20 लगे। ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि ए बी सी तीनों पॉजिटिव नंबर है, ए जो है वो 70% ऑफ बी है। ठीक है, ए जो है वो 70% ऑफ बी है। तो आपने देखा ए और बी का जो रेशो है वो आपके पास कितना आ गया? 7:10 आ गया। फिर आपको बोला गया कि बी जो है वो 40% माने 2/5 ऑफ सी। तो बी और सी का जो रेशो आया आपके पास वो आ गया आपके पास 2:5। तो आपने देखा कि ए बी सी का आपको रेशो बनाना पड़ेगा, कंबाइंड एक रेशो बनाना पड़ेगा आपको। तो आपने देखा बी कॉमन है, बी को इक्वल बना दो, तो आपको नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ भी 10 बन जाएगी आप पे। तो आपने देखा 7:10:25 जो है वो ए रेशो बी रेशो सी आ गया आपके पास। आपको बोला सम ऑफ ऑल 3 नंबर। तो आपने देखा रेशो का अगर मैं सम करूँ तीनों नंबर की तो कितना आ जाएगा? 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42। 42 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 336। तो एक की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास? 8 आ जाएगी वैल्यू एक की, है ना। एक की वैल्यू आपके पास जो है वो 8 आ जाएगी। आपको बोला है क्या कि 15% बताना है आपको सम ऑफ बी और सी। तो पहले देखा आपने सम ऑफ बी और सी कितना है? 10 और 25 कितना? 35। ठीक है, तो 35 × 8, तो ये कितना हो जाएगा? पहले तो 70, ये हो जाएगा 280, है ना। और इसका आपको 15% बताना है। 15% माने 3/20, तो ये जो है 14 दिया कितना हो जाएगा आपके पास? 42 हो जाएगा। 42 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, है ना। देखो कैसे करेंगे। तो मेरा तो मन है क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, है ना। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे आपने देखा पहले तो क्या लिखा है? ए जो है वो 5/12 टाइम्स है किसके? सी के। तो ए रेशो सी आपके पास कितना आ गया? 5:12। तो आपने क्या किया? ए को 5x लेट कर लिया और सी को आपने 12x लेट कर लिया। पहला काम आपने ये किया। ठीक है, उसके बाद बोला है आपको ए बी सी जो है 3 पॉजिटिव नंबर है सच दैट एवरेज ऑफ 3/5 ऑफ ए और 30% ऑफ बी। 30% कितना होगा? 10/b। इसका जो एवरेज है वो कितना है? 13.5। तो टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों नंबर का आपका? 27। मैंने क्या किया? डिवाइड करने के बजाय 2 से मैंने सीधा ही वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने देखा 3/8 ऑफ बी जो है और 25% कितना होता है? 1/4। तो c/4 इसका जो एवरेज है वो 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ए की वैल्यू आपने कितनी मानी थी? 5x। सी की वैल्यू आपने कितनी मानी थी? 12x। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना आ गया? 3x आ गया, और यहाँ पे भी 3x आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया पहली इक्वेशन से। तो आपने देखा कि 3/8b प्लस 3x माइनस 3/5 तो माइनस ये क्या बन गया आपके पास? 3x बन गया, और 3/10b, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 30 - 27 यानी कि 3 आ गया आपके पास। तो आपने देखा 3x से 3x गया, और 3 अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर बचा क्या आपके पास? b/8 माइनस b/10, और राइट हैंड साइड में भी आपका क्या लिखा है? b नहीं, सॉरी 3 लिखा है आपका। अब आपने देखा कि 8 और 10 का एलसीएम कितना? 40।
तो यहाँ पे आ गया 5b और यहाँ पे कितना आ गया 4b, इसकी वैल्यू 1, तो b की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 40 हो जाएगी। अब b की वैल्यू आपके पास 40 आ गई। अब आप चाहे पहली इक्वेशन में पुट कर दो चाहे दूसरी में, आपने पहली में पुट किया तो आपने देखा 3/5 ऑफ a था और 3/10 ऑफ b कितना 40 और यहाँ पे कितना आ गया 27, तो आपने देखा 3 चौक 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 27 में से 12 गई कितने 15, तो 3a/5 15, तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई 25। a की वैल्यू अगर 25 है तो 5 की वैल्यू 25, ठीक है, a की वैल्यू, a का जो रेशियो है 5 है और a की वैल्यू 25 है, तो 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 5, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो c जो नंबर है वो आपका कितना आ गया 60 आ गया। आपको बोला है सम ऑफ ऑल 3 नंबर a b c, a कितना 25, b कितना 40, c कितना 60, तो टोटल कितना हो गया इनका 125, यही आपसे पूछा था। ठीक है, कैलकुलेटिव है पर ठीक है, होना चाहिए। आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई और r क्यूब, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी दी है इतनी। तो आपने देखा 697 को अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 14637, ठीक है। 14637 में आप 4 ऐड करोगे तो 14641 हो जाएगा बाई 21। लेट मी चेक इट वंस अगेन, तो यहाँ पे 21 सत्ते कितना होगा 147, तो 7 और 14, 21 में कितना हो जाएगा 189 में 14 ऐड करोगे तो 203, 20, तो 21 126 और 20 146, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपने देखा 7 या 21 कट गया। फिर अगर मैं देखूं कि 11 पे जाएगा और ये 11 पे कितने पे जाएगा 1331 पे जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा r की क्यूब की जो वैल्यू है ये कितना हो गया 1331, जो है वो 11 का क्यूब होता है, 8 इधर बच गया, 8 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये 2 का क्यूब होता है ना। तो आपने देखा r की जो वैल्यू है 11/2 आ जाएगी, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो आपने देखा पहले आपको ऑफ सॉल्व करना है, तो 3 × 7 3/7 × 35, तो ये कितना हो गया 15। तो 270 को अगर मैं 15 से डिवाइड करेगा तो मेरा आंसर जो है 18 आ जाएगा। और 17 को डिवाइड करना है किससे 1/3 से, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करना हुआ है तो कितना हो जाएगा 17 × 51। और यहाँ पे आपने देखा कि 8 दूनी 16 और 1 17/2 - 5/2, तो ये 12/2 यानी कि 6 हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 51 में से 6 गए 45 और 18 आपके पास कितना हो गया 63 आपके पास आ गया। तो 441 को आपको 63 से डिवाइड करना है, तो आपने देखा ये तो 7 पे जा रहा है ना, एज इट इज़ जो है ये आपका 7 पे जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी जो है इस अनुपात में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आपको बोला है सी को 2480 ज़्यादा मिला है किससे बी से, तो वो कुछ नहीं दे रहा, वो मोर देन दे वो लेस देन दे, कुछ नहीं दे रहा, दोनों का डिफरेंस दे रहा है। आपने देखा सी जो है बड़ा है बी जो है छोटा है, तो आपने सी से बी घटाया तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है इतनी। तो आपने देखा रेशो घटा दो आप, तो रेशो जो है सी की कितनी 11, बी की कितनी 7, वैल्यू कितनी आ गई 7 में से 11 में से 7 गए तो कितना आ गया 4 की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 2480। एक की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी 620 हो जाएगी एक की वैल्यू। आपको बोला है क्या कि डिफरेंस बताओ शेयर ऑफ बी एंड डी, डी का शेयर 15, बी का शेयर 7, तो 15 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 8। एक की वैल्यू अगर 680 तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4960 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है ए बी सी जो है वो 3 पॉइंट है सर्कल पे और बी ओ सी जो एंगल है वो 124 डिग्री है। तो आपने क्या किया यहाँ पे कहीं बी बना दिया, तो सेंटर जो है वो कहीं यहाँ होगा, ठीक है, सेंटर जो है वो कहीं यहाँ पे होगा आपका। तो आपने देखा कि मैंने इसको ज्वाइन किया तो बी ओ सी जो है वो यहाँ कहीं होगा, 124 डिग्री जो है वो इतना खुला एंगल बनता है, ठीक है। तो ये सी, ठीक है, तो आप यहाँ पे मान लो कहीं ए जो है यहाँ पे होगा, तो ए बी सी ऐसे रोटेशन में आया, ठीक है, तो ए बी सी ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको बताना है एंगल बी ए सी, ठीक है, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो आप कुछ ना करो, आप बी सी को ज्वाइन कर दो। आपने क्या किया, बी सी को ज्वाइन कर दिया, बी सी को आपने ज्वाइन किया तो आप कहते हो कि बी सी एक कॉर्ड है
सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी उससे आधा एंगल जो है वो बनाएगी सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। BC एक कॉर्ड है, सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी ना उसका आधा एंगल बनाएगी सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है सरकमफ्रांस पे है, तो सेंटर पे जितना बना 124, इसका आधा कितना होगा 62 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला आ गया आपके पास। देखो आपको पता है कि एक्स वाई की वैल्यू जो है वो कितनी है 15, एक्स इंटू वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 15। तो आपको पता है 15 एकम 15 होता है या फिर 5 तिया 15 होता है, ठीक है ना। या तो 15 एकम 15 होता है या 5 तिया 15 होता है। आपने देखा 15 का अगर मैं क्यूब करूं तो ये जो होता है 3000 से ऊपर होता है, 3375 कुछ होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और 15 की पावर अगर मैं 4 करूँगा तो ये तो बहुत ऊपर चली गई, 706 से तो बहुत ऊपर चली गई। फिर आपने देखा कि यार अगर मैं x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 रखूँ तो आपने देखा कि 5 की पावर 4 25 25 या 625 और निम 81 हो जाएगा। तो आपने देखा इसका जोड़ के कितना आ रहा है 706। मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो 5 और 3 है। अब x और y की कौन सी अभी ये नहीं पता। आपको बोला है कि x ग्रेटर देन y है, मतलब x की वैल्यू जो है वो फिर 5 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। तो यहीं पे जाके ऐसा होगा कि 5 जो है ग्रेटर देन 3, मतलब x ग्रेटर देन y हो जाएगा आपके पास। तो x ग्रेटर देन y से उसने ये शो भी कर दिया आपको क्या कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y आपको बताना है, तो बता दो फिर क्या दिक्कत है। 3 तिया 9 है, 19 आ जाएगा। तो 19 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक तरीका ये है, ठीक है। उसके अलावा देखो एक और चीज़ आप कर सकते थे, क्या कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी 706, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें 2x² y² ऐड कर दूं तो ये जो है ये क्या बन जाएगा आपका x² प्लस y² का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और फिर यहाँ पे आपने देखा अगर उधर ऐड किया तो इधर भी करना पड़ेगा। आपको पता है एक्स वाई की वैल्यू कितनी 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 225 इंटू 2 कितना होएगा 450। तो आपने ऐड किया 225 इंटू 2 450 हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा 1156 आ गया। 1156 जो होता है वो क्या होता है 34 का स्क्वायर। तो आपने देखा x² प्लस y² की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 34 हो जाएगी। फिर आप 2xy को ऐड कर दो तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी 15, 15 इंटू 2 30 और 34 कितना 64 हो जाएगा। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, 64 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको बस 8 आ गई। एक्स वाई की वैल्यू पता है आपको कितनी 15, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 8। तो x माइनस वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y², सॉरी x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy के इक्वल। तो x माइनस वाई की वैल्यू वहाँ से आएगी, x प्लस वाई की पता चल गई, x माइनस वाई की पता चल गई, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। या फिर अब तो वैल्यू छोटी है तो y की वैल्यू जो है 15/x पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। यहाँ से फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, पूछा जाना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। अजीत सिंह जो है वो प्लेस P से लेफ्ट हुआ प्लेस Q के लिए, ठीक है 9:30 बजे सुबह। और डेविड जो है वो प्लेस Q से निकला प्लेस P के लिए कितने बजे 9:30 पे। ठीक है जी। तो आपने देखा कि प्लेस P से प्लेस Q पे अजीत सिंह निकला सुबह 9:30 बजे और दोपहर के 1:30 बजे जो है डेविड निकला प्लेस Q से प्लेस P के लिए, ठीक है। और अजीत की जो स्पीड है वो कितनी है 44 किलोमीटर पर आवर और डेविड की जो स्पीड है वो कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ चेक करनी है, क्या आपको डिस्टेंस में दिया है दोनों के बीच में कितना 416 किलोमीटर। सबसे पहले तो आपने देखना है क्या कि अजीत किस टाइम चला 9:30 बजे, डेविड किस टाइम चला 1:30 बजे दोपहर को। तो आपने देखा दोनों के टाइम ऑफ ट्रैवलिंग में कितने घंटे का फर्क है 4 घंटे का। मतलब जितना टाइम अजीत चला था, जितने टाइम पे अजीत चला था उसके 4 घंटे बाद जो है डेविड चला। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है क्या, क्योंकि आपने देखा कि दोपहर के
1:30 में से अगर मैं सुबह के 9:30 निकालूं तो आपको पता है 4 घंटे की ट्रैवलिंग हो गई। अब 4 घंटे जो है अजीत चल चुका है डेविड के चलने से पहले। तो आपने देखा कि 4 घंटे में अजीत ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो आपने देखा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी 44, टाइम कितना 4 घंटे उसने चला। तो ये कितनी वैल्यू हो गई 176, मतलब 176 किलोमीटर वो चल चुका है 1:30 तक अजीत, मतलब डेविड के चलने से पहले अजीत जो है वो 176 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, यानी कि 4 घंटे वो ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, तो आपने देखा 416 में से 176 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल हो गया, तो बचा कितना डिस्टेंस आपका 240 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जो है 1:30 की बात कर रहा हूँ मैं। 1:30 ऐसी कहानी है कि 1:30 जो है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 240। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 240, स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास। आपने देखा कि स्पीड जो है आपकी बार ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड काउंट हो गई क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो आपने देखा दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे ये वेस्ट में गया और ये ईस्ट में आया, सॉरी ये वाला वेस्ट होगा जो डेविड आया, और अजीत जो है जो ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा दोनों की स्पीड जो है अपोजिट है या फिर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, स्पीड जो है ऐड हो जाएगी। तो आपने देखा 240 जो है डिस्टेंस बचा दोनों के बीच में। और ये कितना हो जाएगा आपके पास 96 हो जाएगा। तो आपने देखा ये इसको 4 पे काटेगा 24, तो 10/4 5/2, 5/2 कितना होता है 2.5 घंटे। मतलब 1:30 के बाद, दोपहर के 1:30 के बाद इनको 2.5 घंटे लगे मिलने में, मतलब ये शाम को 4 बजे मिले। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है थीटा। आपने देखा थीटा अगर मैं रखूं 15, मुझे पता नहीं, 30 में रखूँगा तो √3 काटना मुश्किल हो जाएगा, 45 में √2 आ जाएगा, √3 कटेगा नहीं। तो थीटा की वैल्यू जो है 60 डिग्री आप रख सकते हैं। तो आपने देखा 60 डिग्री रखा तो ये जो होगा ये आपका 2/√3 हो जाएगा। लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी था शायद ये क्वेश्चन। तो आपने देखा 2√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 4√3 माइनस 4√3, आपके पास कितना आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब थीटा की वैल्यू जो थी 60 डिग्री थी। अब ये वाला क्वेश्चन है, विजय ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन जो है वो बाय किया कितने रुपए में, 38,200 रुपये में। अब 38,200 रुपये में ही फ्रिज का भी कॉस्ट है, वॉशिंग मशीन का भी कॉस्ट है। आपने मान लिया फ्रिज का कॉस्ट जो है F मान लिया, वॉशिंग मशीन का आपने W मान लिया। तो फ्रिज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना F आपने माना। आपने देखा कि उसने फ्रिज को कितने प्रॉफिट पे बेचा, उसने फ्रिज को जो है 15% प्रॉफिट पे बेचा। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू होती है क्या होती है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। तो ये जो है फ्रिज का सेलिंग प्राइस आ गया। वॉशिंग मशीन जो है वो उसने 24% लॉस पे बेची। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100। सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100। ठीक है, अब ये तो जो है सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज आ गया आपके पास, ये सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन आ गया, और आपको बोला है बोथ आर सोल्ड एट सेम सेलिंग प्राइस। तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपने इक्वल पुट कर दिया। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व करें। तो आपने देखा पहले तो 100 से 100 जा रहा है। ठीक है, तो आपने देखा F और W, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 76, और इधर कितना है 100 प्लस 15 115। तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट है उसका रेशो आपके पास कितना आ गया 76 और 115, क्योंकि आगे कट भी नहीं रहा, मेरे हिसाब से नहीं कट रहा। ठीक है, तो आपने देखा कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कॉस्ट अगर मैं रेशो के हिसाब से जोड़ूँ तो कितनी आ रही है, 115 में 76 ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 191। तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कॉस्ट मैंने रेशो के हिसाब से ऐड करी तो कितनी आ गई 195 रुपीज़ में। कितनी दी है आपको 38,200। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 200, क्योंकि 191 जो है 382 को 2 पे काटेगा। आपको बोला है वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस बताओ, तो वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या है 115। 115 की आपको वैल्यू बतानी है, कितना आ जाएगा आपका 115 इंटू 2 कितना होगा 230। तो 23,000 जो है वॉशिंग मशीन का आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC है, आपने क्या किया उसमें AB जो साइड है उसको आपने लेट कर लिया X। तो AC साइड जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी
ए सी द लेंथ ऑफ साइड ए सी जो है वो 4 कम है 5 टाइम्स ऑफ द लेंथ, मतलब ए बी के 5 गुना है उससे 4 कम है, और बी सी जो लेंथ है वो एक्सीड कर रही है 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ए बी। तो लेंथ ए बी कितनी है आपकी, x मानी आपने, तो x का 4 गुना कितना 4x, और इससे 4 ज़्यादा है, 4 एक्सीड कर रही है। ठीक है, तो आपको पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी जो वैल्यू दी हुई है कितनी 90। तो आपने देखा ए बी आपने x माना, बी सी कितना आया 4x + 4, और ए सी कितना आया 5x - 4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। तो आपने देखा 10x की वैल्यू जो है, क्योंकि 5x + 4x कितना 9x, और x कितना 10x, तो 90/10 जो कि कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू आपके पास 90 आ गई, सॉरी x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। तो 5x 5 × 9 कितना 45 में से 4 गया कितना 41, और 4 × 9 36 + 4 कितना 40। तो आपने देखा कि ट्राइंगल की जो साइड है वो 9, 40 और 41 बनी है। आपने देखा एक साइड 9 है, एक साइड 40 है और एक साइड 41 है। तो आपने देखा 9, 40, 41 मतलब ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो मतलब ट्रायंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल थी। ठीक है, उसकी साइड भी आपके पास आ गई कितनी 9, 40 और 41। तो आपको एरिया बताना है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और बेस हाइट क्या होता है, दोनों जो छोटी साइड होती हैं ट्रिपलेट के अंदर वो बेस और हाइट होती है। हाइपोटेन्यूज को आप एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया का फॉर्मूला होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा कि a² लिखा है 64/a² आपको लिखा है। तो 64/a² अगर उसको लाना तो यहाँ पे 8/a उसको रखना चाहिए था, क्योंकि 24/a का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 576/a² हो जाएगा, जो कि बहुत दूर है 64/a² से। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं कर रखा। तो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ऐसी कंडीशन बने तो मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करना है। जब भी इसका स्क्वायर करने पे जो हमसे पूछा जाए वो ना बन रहा हो तो समझ लेना आपको जो इक्वेशन दी है वो क्वाड्रेटिक बना के आपको इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो 5 तो a² जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 - 24 = 0। तो a² 24 के वेक्टर क्या होते हैं 8 और 3। तो आपने देखा कि a की जो है 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 8 और एक आ गई -3। तो a की वैल्यू 8 और -3 आपके पास आ गई। ठीक है, और आपको बोला कि a > 0 होना चाहिए, मतलब -3 जो वैल्यू कट गई, a की वैल्यू जो है वो 8, क्योंकि -3 जो है <0 है। तो आपने पुट किया तो 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे 64/8 का स्क्वायर। तो आपने देखा 64 + 1 आपके पास कितना आ जाएगा 65 आपके पास आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे हिट एंड ट्रायल भी आप लोग लगा सकते थे। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे कि 24 जो है वो कितने पे जाता है। आपको पता है 24 जो है 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो 2 - 12 -10 आ जाएगा। 4 पे भी जाता है, 6 पे भी जाता है। 6 आपने रखा तो 6 - 4 जो है 2 आ जाएगा। फिर आप 8 चेक करो, आपने a की वैल्यू 8 रखी तो ये भी कितना हो जाएगा 8 आपको रखना पड़ेगा। तो 8 - 24/8, 24/8 कितना 3, 8 - 3 कितना 5। मतलब आपकी वैल्यू जो है वो सही आ जाती। फिर आपको यहाँ पे सिर्फ 8 पुट करना था। ठीक है, आपको बोला है सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड का सम, यानी कि पैरामीटर दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आपको बोला है रेशियो ऑफ एन इक्वल साइड टू द बेस। इक्वल साइड और बेस का जो रेशियो है, आपने मान लिया कि ये जो दोनों साइड है ये इक्वल साइड है, इसका जो है रेशियो आपको दिया है किसके साथ, बेस के साथ। बेस जो है वो अनइक्वल साइड हो गई। तो आपने क्या किया, इक्वल साइड को 3x मान लिया। तो दोनों इक्वल साइड कितनी होगी 3x 3x, और बेस कितना हो गया आपके पास 4x। आपको बताना है अल्टीट्यूड। ठीक है, पहले तो आप साइड निकाल लो। आपने देखा कि सम ऑफ साइड x के हिसाब से या रेशियो के हिसाब से कितनी हो गई 3x + 3x + 4x। इसकी वैल्यू कितनी 20। 10x की वैल्यू कितनी हो गई 20। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2। तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, और ये भी कितना हो गया 6। अब आपने क्या किया, अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, अल्टीट्यूड भी यही होगा, मीडियन भी यही होगा, एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, सारा कुछ यही होगा। तो आपने अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। तो आपने देखा ये 90 डिग्री बनाएगा सामने वाली साइड के साथ।
तो आपने देखा कि ये मीडियन भी है, तो 8 को 4 4 में भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगा, आपने देखा 90 डिग्री ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, बेस का स्क्वायर तो आपने देखा √20 कितना होता है 2√5, तो 2√5 सेंटीमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर है। मतलब अल्टीट्यूड की जो लेंथ है वो आपके पास 2√5 सेंटीमीटर आ जाएगी। आपको बोला रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो डायगोनल के इक्वल है ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इतना। तो आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर की साइड आपने ए मानी, तो ए का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 12, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी √12 यानी कि 2√3, ठीक है। तो आपको पता है अगर साइड ए है स्क्वायर की, ठीक है, तो डायगोनल कितना हो जाता है √2a, तो डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी आ गई आपके पास √2a, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 2√3, तो आपने देखा कि √2a इंटू 2√3 जो कि कितना आ जाएगा आपके पास 2√6 आ जाएगा आपके पास। आपको बोला है कि डायगोनल के इक्वल है रेडियस, ठीक है, तो रेडियस जो है वो डायगोनल के इक्वल रेडियस ऑफ द सर्कल आ गई। आपको एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², पाई हर ऑप्शन में है, तो r का स्क्वायर करना है आपको। r कितना 2√6, 2√6 का स्क्वायर कितना होगा 4 × 6 कितना 24 पाई, 24 पाई जो है आपके पास एरिया आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताया था कि जब भी आपको sec a + tan a की वैल्यू दे या फिर cot a + cosec a की वैल्यू दे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है cosec a + cot a जो है वो 2, और साथ में आप लिख लो कि cosec a और -cot a, ठीक है। आपको प्लस cot a दिया, आप -cot a लिख लो। अगर आपको -cot a देता तो आप +cot a लिख लेते और रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ा आपने बाय एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे आपने देखा कि ट्वाइस ऑफ कोसेक ए हो गया, यहाँ पे 2 + 1/2, और यहाँ पे आपने देखा 4 + 1 5/2 हो जाएगा। तो कोसेक ए की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी हो जाएगी 5/4। अब आपको पता है कोसेक होता क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस कितना आ गया आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो बेस 3 आ गया, तो 9 × परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3, 16 × कोसेक की तो वैल्यू गिवन है 5/4, और साइन है जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा 4/5 + 3, 10 है आपने निकाल लिया 4/3, है ना। तो अब पुट करो, 3 पे गया, ये 4 पे गया, तो डिनोमिनेटर में जो है 4 और 4 8, न्यूमिनेटर में 12 + 20 जो कि कितना हो जाएगा 32, 4 पे गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2013 में जो फ्लेवर ए का प्रोडक्शन है वो कितना है 45 है, एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2011। तो आपने देखना कितना डिक्लाइन कर गया, आपने देखा 60 से 45 हो गया, मतलब 15 डिक्लाइन कर गया। कौन सी वैल्यू पे 60 पे, तो आपने देखा कि ये जो है कितना आ जाएगा 25% डिक्लाइन कर गया भैया, ठीक है ना। आपको बोला था नंबर ऑफ नियॉन लैम्प हैविंग लाइफ 500 आर और मोर बट लेस देन 700 आर। तो आपने देखा कितने नियॉन लैम्प है 60 और 75 कितना होता है 135, ठीक है। $135 हो जाएगा। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैम्प हैविंग लाइफ 800 आवर्स और मोर। तो आपने देखा ये टोटल कितना हो गया 80 और 70 कितना 150 में मैं 55 और 35 कितना 90 अगर ऐड करूं तो मेरा कितना आएगा 240 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या कि 135 जो है वो 240 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो आपने देखा एक ही ज़ीरो जाएगी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ज़ीरो आपने काटी तो ये जो है 5 पे गया और ये जो है आपका 12 पे गया, और फिर आपने उसके बाद इसको 4 पे काट दिया 3 पे और ये 45। तो आपने देखा 225/4% है, तो ये 56.25 हो जाएगा, ठीक है। तो 225/4, तो इस पे तो बहुत ही क्वेश्चन आ गए 225/4 पे तो, ठीक है। तो 56.25% इज़ द करेक्ट आंसर।
आपको बोला है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। तो आपने देखा 240, 510 और 390। आपने देखा 510 और 390 कितना होता है? ये होता है 900, 900 में 1140 अगर आप ऐड करो। ठीक है, तो 510, 390, 900, 900 में 240 ऐड करेंगे तो 1140, 1140 बाई 3 कितना हो जाएगा? 380। इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे। तो आपने देखा 150 और 300, 450 और 450, 900 का एवरेज कितना? तो 900 बाई 3 कितना हो जाएगा? 300। अब ये बताना है इससे कितना ज़्यादा है। आपने देखा 80 ज़्यादा है। पूछा किस पे? व्हाट परसेंटेज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन थर्सडे से सैटरडे, मतलब 300 पे पूछा। तो आपने देखा 80/3, ये क्या होता है? 26 सही 2/3%, यानी कि 26.66%। तो 26.7% जो है करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आपको बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर्ड फॉर स्कॉलरशिप एग्जाम फ्रॉम कॉलेज एक्स। तो अपीयर कितना हुआ? 3000। ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस। ठीक है, तो आपने देखा वाई से कितने अपीयर हुए? 2000। एक्स से कितने? 3000। 5000। 5000 में अगर मैं देखूं तो 2800 और 1800 कितना? 4600। 4600 और 2400 आपका कितना हो जाएगा? 7। 7 और 5 कितना? 12000। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं सभी कॉलेजेस से वो कितने हुए हैं? 12000। तो आपने देखा 3000 और 3000 12000 को कितने पे काटेगा? 4 पे। तो ये कितना आ गया? 25। तो 25% जो है आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नो जो भी आपका तैयारी कर रहा हो। कमेंट कर देना यार एटलीस्ट। ठीक है, वीडियो आप देख रहे हो, वॉच टाइम इतना बढ़िया आ रहा है, तो कमेंट कर देना। अगर आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है तो अच्छा लगेगा, हमें भी फॉलो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।